हम सबको यही लगता है कि हमारा पैसा बैंक में बिल्कुल सेफ है ना? लेकिन क्या ये वाकई सच है? आज हम इसी भरोसे को थोड़ा कुरेदेंगे और कुछ ऐसे रास्ते देखेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें। तो सवाल ये है कि जो पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है, क्या वो सच में किसी लोहे की तिजोरी में बंद है, या इसमें कुछ ऐसे रिस्क हैं जो हमें नजर ही नहीं आते? जवाब आपको शायद चौंका देगा। जरा ये रकम देखिए, 9,000 करोड़ रुपए। जी हां, 9,000 करोड़। ये विजय माल्या का लोन डिफॉल्ट है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हम जैसे आम लोगों के पैसों से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम की सेफ्टी पर सवाल खड़ा करता है। और देखिए, इस तूफान की चपेट में कौन कौन आया। देश के सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। सोचिए, ये वो बैंक्स हैं जहां हम अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं। इससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी है। तो चलिए, सुरक्षा के इस, कह सकते हैं, एक भ्रम को, एक बुलबुले को फोड़ते हैं और देखते हैं कि असल में बैंक में पैसा रखना उतना सेफ क्यों नहीं है जितना हम सब मानकर चलते हैं। ये शब्द सुनिए और जरा महसूस कीजिए। सर, ये मेरे पिताजी की जीवन भर की कमाई है। ये पीएमसी बैंक के एक डिपॉजिटर की असली आवाज है। और ये हमें याद दिलाता है कि जब कोई बैंक डूबता है ना, तो सिर्फ नंबर नहीं, लोगों के सपने, उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत डूब जाती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? पीएमसी बैंक ने अपने टोटल पैसों का 73%, सोचिए 73% सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी को लोन में दे दिया। मतलब ये तो एक ऐसी लापरवाही है जो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर देती है। अब ये बात जरा बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी की जिंदगी भर की बचत है 1 करोड़ रुपए, जो बैंक में रखी है, ठीक है? अब अगर भगवान न करे वो बैंक डूब जाता है, तो सरकारी बीमा के तहत पता है कितना वापस मिलेगा? सिर्फ 5 लाख रुपए। जी हां, 1 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख। बाकी के 95 लाख का क्या होगा? कुछ नहीं पता। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोई एक आध बार हुई घटना है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और फिर 2019 में पीएमसी बैंक का डूबना। ये एक पैटर्न है, एक चेतावनी जो हमें बार बार मिलती रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बैंक पूरी तरह से सेफ नहीं है, तो चलिए उन ऑप्शंस की दुनिया में चलते हैं जिनकी गारंटी बैंक नहीं बल्कि खुद सरकार देती है। तो सबसे पहला और सबसे मजबूत ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिन्हें G-Secs भी कहते हैं। इसको ना एकदम सिंपल भाषा में समझिए, ये ऐसा है जैसे आप अपना पैसा सीधा सरकार को उधार दे रहे हैं। और जाहिर है, जब गारंटी देने वाला खुद देश की सरकार हो, तो उससे ज्यादा सेफ भला और क्या हो सकता है। अच्छा, अब जरा ये फर्क देखिए। एक तरफ है हमारी जानी पहचानी बैंक FD, जहां पैसे पर सिर्फ 5 लाख का बीमा है, और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट बॉन्ड ETF, जहां हर एक रुपए की गारंटी सरकार की है, रिटर्न भी बेहतर और कोई लॉक इन भी नहीं। मतलब जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। तो अब बताइए, कौन सा सौदा बेहतर लग रहा है? और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये चार्ट खुद गवाही दे रहा है। ये जो नारंगी वाली बिल्डिंग है ना, ये साफ साफ दिखा रही है कि गवर्नमेंट बॉन्ड ETF ने बैंक FD से कई बेहतर रिटर्न दिया है। मतलब ज्यादा सेफ्टी के साथ साथ ज्यादा कमाई भी। चलिए, अब कागजों और नंबर से थोड़ा हटकर कुछ ठोस चीजों की बात करते हैं। ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि अब इनमें इन्वेस्ट करना भी डिजिटल हो गया है, बिल्कुल आसान। कभी सोचा है कि किसी बड़े नेशनल हाईवे या पावर प्लांट में हिस्सेदारी हो सकती है? इनविट्स यही चीज मुमकिन करते हैं। ये एक जरिया है जिससे हम जैसे आम लोग देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं, और फिर जो टोल से या बिजली के बिल से कमाई होती है ना, उसका हिस्सा हमें मिलता है। अब ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि इनविट से कमाई होती कैसे है। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है बैंगनी रंग में, ये है डिविडेंड, मतलब एक रेगुलर इनकम। और ये जो छोटा नीला हिस्सा है, ये है कैपिटल ग्रोथ, मतलब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने का फायदा। इस एग्जाम्पल में देखें तो टोटल रिटर्न लगभग 16.5% का बना है। शानदार है ना? एक बहुत मशहूर लेखक हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। वो कहते हैं, मैं इंसानों की बनाई करेंसी में पैसा क्यों लगाऊं, मुझे तो भगवान का पैसा चाहिए। और ये भगवान का पैसा है क्या? ये हैं वो कीमती धातुएं जो सदियों से, हजारों सालों से वैल्यू होल्ड कर रही हैं, सोना और चांदी। और अब तो सोना चांदी में इन्वेस्ट करना इतना आसान हो गया है कि क्या बताऊं। ETFs के जरिए आप सिर्फ 21-22 रुपए में, मतलब 1 कप चाय से भी कम कीमत में चांदी खरीद सकते हैं। सोचिए जरा,
इसका मतलब है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई भी, सच में कोई भी, आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की सेफ्टी की और रेगुलर इनकम की, लेकिन अगर लंबे समय में सच में वेल्थ बनानी है, दौलत कमानी है, तो उसका एक ही रास्ता है और वो है इक्विटी मार्केट। अब इक्विटी मार्केट में उतरने का सबसे आसान और सबसे सेफ तरीका है इंडेक्स ETFs। इसको ऐसे समझिए कि आप सिर्फ एक यूनिट खरीदकर देश की 50 सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन कंपनियों में एक साथ थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। इससे रिस्क भी बढ़ जाता है और कोई ज्यादा झंझट भी नहीं होता। जरा ये नंबर देखिए, 103%। ये निफ्टी 50 ETF का सिर्फ 5 साल का रिटर्न है। मतलब अगर 5 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 2 लाख से भी ज्यादा बन चुके होते। पैसा डबल। ये होती है लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग की असली ताकत। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत काम का फॉर्मूला बताता हूं, रूल ऑफ 72। ये एक जादुई टूल है जिससे कोई भी ये हिसाब लगा सकता है कि उसका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। बस 72 को अपने सालाना रिटर्न से डिवाइड कर दीजिए और जवाब आपके सामने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही पैसा लगा सकते हैं। निफ्टी 20 के जरिए देश के सबसे बड़े दिग्गजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक मिड कैप 50 के साथ उन कंपनियों पर दांव लगा सकते हैं जो कल के सितारे बन सकती हैं। और HDFC SML 250 के साथ उन छोटी कंपनियों की खोज कर सकते हैं जिनमें जबरदस्त ग्रोथ का पोटेंशियल है। चॉइस पूरी है। तो हमने बैंक अकाउंट से बाहर की एक पूरी की पूरी दुनिया देख ली। अब फैसला लेने की बारी है। पैसा आपका, भविष्य आपका, तो फैसला भी आपका ही होगा। तो चलिए इन 5 जबरदस्त विकल्पों को एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। सबसे सेफ हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रेगुलर इनकम के लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन रीट्स, रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए रीट्स, मुश्किल वक्त के साथी हैं गोल्ड और सिल्वर ETFs, और लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए हैं इक्विटी इंडेक्स ETFs। ये सभी बैंक से आगे सोचने के शानदार तरीके हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर कोई और नहीं लिखेगा, वो हमें खुद लिखना है। तो आज ये सब जानने के बाद अपनी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा,